नमस्कार, न्यूज टीवी इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा की दहलीज पर आज एक ऐसी चर्चा खड़ी है जो तय करेगी कि भारत की आंतरिक सुरक्षा अब केवल कागजों पर नहीं बल्कि जंगलों के आखिरी छोर तक सुरक्षित है। दशकों से देश के सीने को छलनी करने वाला नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर जताया कि विकास और विनाश एक साथ नहीं चल सकते। या तो बंदूकें झुकेंगी या फिर कानून का डंडा चलेगा। ये चर्चा केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं है बल्कि उन जवानों की शहादत का हिस्सा है जिन्होंने बस्तर से लेकर गढ़चिरौली तक लहू बहाया है। क्या विपक्ष इस राष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा या फिर सिर्फ सियासत की धुंध में सुरक्षा का ये बड़ा संकल्प कहीं खो जाएगा? आज पूरा देश इस निर्णायक बहस का गवाह बनेगा। इस पर भाजपा सांसद कमलजीत शेरावत ने कहा कि नक्सल हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या थी। के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं, 31/3/2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। नक्सल हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या थी और ये समस्या हिंसा और विकास दोनों से संबंधित थी। कुछ जिले जो कि 500 से अधिक थे नक्सल की वजह से प्रभावित थे और विकास में उनकी भागीदारी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए सरकार का ये हमेशा से प्रयास रहा कि नक्सल मुक्त इन जिलों को कैसे किया जाए और बहुत खुशी की बात है कि टारगेट तय किया गया था 31 मार्च 2026 और हमने पिछले सालों में देखा कि ज्यादातर नक्सलियों ने विकास की धारा में आने के लिए खुद सरेंडर किया है। वो लोग आज देश के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। उनके द्वारा ये किए गए प्रयास बहुत सराहनीय है और कुछ जो इस तरह की घटना करना चाहते थे कि वो सहमत नहीं थे, वो आज जिंदा नहीं है, मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत बड़ा प्रयास था जो सफल हुआ है और इसमें आदरणीय गृह मंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका रही और हमारे जो फोर्सेस हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। फोर्सेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय गृह मंत्री जी को भी साधुवाद। देश के सभी तमाम जानकारियों के लिए अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, जिस तरीके से बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक माओवाद को खत्म कर दिया जाएगा, नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये जो ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, क्या है इस ब्लूप्रिंट को लेकर के और किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने की योजना बनाई जा रही है? किस तरीके से तो आपको बता दें कि नक्सलवाद को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य उन्होंने दिया है और कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद और माओवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। तो इस तरह की तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। इस दौरान तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विपक्ष को भी साथ आना होगा। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने पहले से लेकर के नक्सलवाद को कड़े रुख दिखाते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने नक्सलवाद को लेकर के तमाम बातें कही थी और अब कहीं ना कहीं नक्सलवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। 31 मार्च 2026 का उन्होंने लक्ष्य तय किया गया है। तो आपको बता दें कि इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, अल्टीमेटम दिया है, 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य तय किया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा और जिस जगह पर भी नक्सलवाद है उसे जड़ से खत्म करने की पूरी अभियान चलाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि देश भर के कई जगहों पर नक्सलवाद को लेकर के केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि नक्सलवाद को खत्म किया जा सके और जड़ से खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल्टीमेटम भी दे दिया है। 31 मार्च 2026 का उन्होंने समय दिया है और 31 मार्च 2026 का जो समय है वो
अब से मात्र एक दिन बचा है और अब देखना होगा कि किस ब्लूप्रिंट की बात करते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री और किस तरीके से 31 मार्च 2026 तक का जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है उस समय के अंतराल तक नक्सलवाद को पूर्ण रूप से खत्म करते हुए ये योजना साबित होगी। तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने का एक अल्टीमेटम दे दिया है। 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य तय किया गया है, तो किस तरीके का इस ब्लूप्रिंट में तमाम जानकारियां हैं और कैसे इस योजना को धरातल पर लागू करते हुए नजर आएंगे? देखिए शिवम, सबसे पहली बात तो क्योंकि अभी चुनावी प्रक्रिया पूरी जारी लगातार चलता चला जा रहा है। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में उनका दौरा रहा, असम में दौरा रहा, तमाम अलग अलग देशों में राज्यों में वो दौरा किए। हालांकि जो आप रिपोर्ट आपने पहले भी देखा कि किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी भी जो नक्सली जितने भी हैं, कई सारे लोगों ने सरेंडर भी किया। 200 से 400 500 लगातार जो है वो हर दिन कहीं ना कहीं नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे थे। तो ऐसे में ये आंकड़े जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो डेडलाइन जो उन्होंने दिया है लोकसभा में, आज उन्होंने जो अभिभाषण दिया कि 31 मार्च 2026 तक पूरा नक्सलवाद मुक्त कर देंगे, तो ऐसे में ये ब्लूप्रिंट जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उनके लिए खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष जो है इसको लेकर के लगातार हो सकता है कि आने वाले वक्त में काफी ज्यादा उन पर काउंटर अटैक भी कर दे। लेकिन जो रिपोर्ट जो आ रहे हैं, हालांकि अमित शाह जो जिस तरीके से कह रहे हैं, अगर वो उनके पास अगर कोई भी ऐसे रोड मैप्स होंगे, वो जो उनकी टीम जो है वो उतरी हुई है, जो रोड मैप्स हैं, अगर उसके अकॉर्डिंगली अगर काम होता चला गया तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में 31 मार्च 2026 तक ये जो नक्सल मुक्त जो पूरा जो उन्होंने कहा है कि नक्सल मुक्त देश बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये भी सफलतापूर्वक वो हासिल कर सकते हैं। शिवम, अभिषेक, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो नक्सलवाद के पीछे कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री काफी पहले से मुहिम चलाते हुए नजर आ रहे हैं, योजनाएं बनाते हुए नजर आ रहे हैं और आज जिस तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, ब्लूप्रिंट का साफ वहां पर जिक्र किया गया, तो ब्लूप्रिंट में क्या है और किस तरीके से, क्योंकि जो 31 मार्च का समय है उसमें मुश्किल से मुश्किल 24 घंटे भी नहीं बचे हैं और इस ब्लूप्रिंट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो 31 मार्च 2026 तक एक अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं और नक्सलवाद को खत्म करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं बराबर शिवम यही बात कह रहा हूँ कि ब्लूप्रिंट के बारे में जो वो बता रहे हैं कि उनके पास जो दस्तावेज जो खाका वो उन्होंने तैयार किया है कि 31 मार्च 2026 तक में इसको क्लियर कर देंगे। हालांकि उनके पास कई सारे ऐसे रिपोर्ट जो हैं अलग अलग राज्यों में, जो मुख्यमंत्री जो है वो इसको लेकर के भी पूरा सतर्क हैं। कई सारी मीटिंग भी हुई थी इसको लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जब मन की बात जब की गई थी तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि नक्सलवाद जो है वो खत्म किए जाएंगे और जल्द से जल्द ये खत्म होगा। हालांकि 24 घंटे से बहुत कम 24 घंटे से कम समय बचा हुआ है उनके पास, इसके लिए और भी मजबूती उनको बनानी पड़ेगी। अब आने वाले वक्त में शिवम ये पता चलेगा कि जो उन्होंने डेडलाइन जो दिए हैं और अलग अलग राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में जिस तरीके से उन्होंने जो वादे जो किए थे नक्सलवाद खत्म करने के लिए, वो किस तरीके से उभरते हुए आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि पिछले साल भी किस तरीके से कई सारे नक्सली जो है उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। कई सारे ऐसे लोग जो हैं वो सामान्य जिंदगी जीने के लिए वो अग्रसर हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक प्रभाव तो बना है, लेकिन जो ब्लूप्रिंट की जो बात है वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जल्द से जल्द हो सकता है कि अमित शाह के नक्श कदम पे और जो उनकी जो मार्गदर्शन है, उनके जो गाइडलाइंस जो है, रोड मैप जो है, उसके अकॉर्डिंगली अगर काम किया जाएगा तो हो सकता है कि 31 मार्च 2026 तक में ये नक्सलवाद जो है वो खत्म होने का संभावना है। अभिषेक, अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं और भी कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और नक्सलवाद को, क्योंकि ये एक चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है इस बयान को। बिल्कुल शिवम, देखिए लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे छिटाकछी तो कर रही है। आपने भी देखा, हम लोग भी लगातार ये रिपोर्ट चला रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म करेंगे, तो सबसे पहले जब चुनाव का जब डेट फाइनलाइज किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, तो सबसे पहले वो दौरा किए थे पश्चिम बंगाल का और वहां पे लोगों से बातचीत भी किए थे। तमाम जो वहां के जो लीडर्स हैं, जो MLA हैं, सभी लोगों से बातचीत की थी कि उनके रोड मैप क्या है।
जो वहां पे लगातार भाजपा सरकार ये कह रही है कि बांग्लादेशी वहां पर आए हुए हैं, उनको भगाने की कोशिश किए जा रहे हैं, तो ऐसे में एक बड़ा फैक्टर भी है, ये चुनावी मुद्दे हैं, इसको बरगलाने की हो सकता है कि क्योंकि विपक्ष इसको लगातार इसको ये कह रहा है कि ये बरगलाने की कोशिश की जा रही है, भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 31 मार्च 2026 को जो वादे जो किए जा रहे हैं, जो लोकसभा से जो वादा किया गया है, वो कितनी पूर्ण होगी वो तो समय ही बताएगा। शिवम, धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारियों के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। केरल की राजनीति इस वक्त उस मोड़ पर है जहां आरोप और प्रत्यारोप के तीर सीधे दिल्ली की सत्ता को भेद रहे हैं। पत्तनम मिट्टी की धरती से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ऐसा पॉलिटिकल बाउंसर फेंका है जिसमें एलडीएफ और भाजपा के बीच एक कथित गुप्त समझौते की ओर इशारा किया है। राहुल गांधी ने बेबाकी से ये बात सामने रखी है कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के फाइलों के जरिए केरल की वामपंथी सरकार को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है और इस दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और उन्होंने ये भी कहा कि उनके विश्लेषण के मुताबिक भाजपा जानती है कि दिल्ली के सिंहासन को हिलाने का मुद्दा सिर्फ कांग्रेस में है, वहीं इसलिए वे केरल में यूडीएफ के इस रास्ते में दीवार खड़ी कर रहे हैं। ये महज चुनावी भाषण नहीं बल्कि दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच छिड़ी उस गहरी वैचारिक जंग का ऐलान है जो 2026 के समीकरणों को पूरी तरह बदल सकती है। അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിൽ ഒരു യുഡിഎഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാകാൻ ഒരാഗ്രഹവുമില്ല. He knows that he can control the LDF government because of corruption. അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി അറിയാം കേരളത്തിൽ ഒരു എൽഡിഎഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായാൽ അവരുടെ അഴിമതി കൊണ്ട് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നറിയാം. And he knows that LDF can never challenge him in Delhi. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കൃത്യമായി അറിയാം ഇവിടുത്തെ എൽഡിഎഫിന് ഡൽഹിയിലുള്ള നരേന്ദ്രമോദി। इस बीच बिहार से बड़ी राजनीतिक खबर बताने जा रहे हैं। आज 30 मार्च 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 20 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। संसद और राज्य विधानसभाओं में दोहरी सदस्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत ये कदम जरूरी था। उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री आवास पर काउंसिलिंग के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह को सौंपा गया। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद से ही राजनीतिक हलचल तेज थी। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी गतिविधियां तेजी से शुरू हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी पहली बार राज्य की सत्ता संभालेगी और जेडीयू को डिप्टी सीएम का पद मिलने की संभावना है। वहीं वर्तमान डिप्टी सीएम और सीनियर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनकी पार्टी में तेजी से बढ़ती अकड़ पकड़ और कुशवाहा समुदाय में उनकी पहचान इसे और मजबूत बनाती है। नए मुख्यमंत्री की शपथ के साथ बिहार के एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत होने की उम्मीद है। वहीं राजधानी के पुल प्रहलादपुर से आई ये खबर केवल एक आपराधिक वारदात नहीं बल्कि हमारे समाज के भीतर पनप रहे उस हिंसक आक्रोश का आईना है जो अपनों के खून के प्यासे हैं। एक डीडीए फ्लैट के भीतर चीखें गूंजती रही लेकिन वे शोर आपसी विवाद की दहलीज लांघकर मौत के सन्नाटे में बदल गया। जांच अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से बताया कि वर्षों का घरेलू तनाव उस वक्त ज्वालामुखी बन गया जब पति और पत्नी के बीच का विवाद बढ़ गया। आपको बता दें कि जब पति ने भारी वस्तु से पत्नी की जीवन लीला समाप्त कर दी। ये घटना सवाल उठाती है कि क्या हमारे घरों में संवाद की जगह अब केवल हिंसा ने ले ली है। आरोपी का फरार होना उसकी कायरता और कानून को दी गई सीधी चुनौती है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है लेकिन समाज को खुद के भीतर झांकना होगा कि आखिर प्रेम की जगह नफरत इतनी हावी क्यों हो गई। वहीं अगली खबर राजधानी दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खिलौना समझने वाले लोगों को तमाम
बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को खिलौना समझने वाले एक शातिर दिमाग का अंत आखिरकार कर्नाटक की गलियों में हुआ है। श्रीनिवास लोइस नाम के इस शख्स ने डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर जिस तरह से हाईकोर्ट से लेकर मासूम बच्चों के स्कूलों तक को निशाना बनाया है, वही हमारी सरकार और साइबर सुरक्षा और सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रहार किया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से जताया कि ये केवल एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं बल्कि उस खौफ के साम्राज्य का खात्मा है जिसने महीनों तक दिल्ली को बंधक बनाए रखा। अपनी मां के साथ किराए के मकान में छिपकर बैठा ये शख्स 1100 बार सिस्टम को ललकार चुका था। अब रिमांड के दौरान ये देखना दिलचस्प होगा कि इस डिजिटल टेरर के पीछे सिर्फ एक सनकी दिमाग था या कोई गहरी राजनीतिक साजिश की परतें भी छिपी हैं। वहीं लोकतंत्र की असली ताकत दिल्ली की गलियारों में नहीं बल्कि गांव की चौपालों और पनगड़ियों में बसती है। पंचायत चुनाव की दहलीज पर खड़ी ग्राम पंचायत परडूनी इस वक्त बदलाव की गवाह बन रही है। यहां आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने केवल सरकारी रजिस्टर नहीं भरे बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को खींचने का काम किया है। पंचायत सचिव राकेश कुमार ने स्पष्ट रूप से जताया कि मृत मतदाताओं के नाम हटाया और नए चेहरों को जोड़ना सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि उस पारदर्शी सत्ता की नींव है जिसकी मांग आज हर ग्रामीण कर रहा है। 45 नए वोटरों का जुड़ना किसी भी उम्मीदवार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ये जमीनी सक्रियता ये दर्शाती है कि अब गांव का वोटर जागरूक है और वे अपनी किस्मत का फैसला खुद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आपको बता दें कि घर घर पहुंची आशा और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, और आपको बता दें कि इस दौरान वोटर लिस्ट में से होगी फर्जी नामों का भी उन्हें हटाया जाएगा और इस दौरान 45 नाम भी जोड़े गए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश भी दिया है कि तमाम जो मृतक लोग हैं उनके नाम हटाए जाएं और नए लोगों के नाम इस लिस्ट में जोड़ा जाए। वहीं परडूनी पंचायत में बिछी है चुनावी बिसात। इस दौरान तमाम जो प्रत्याशी हैं वे अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। 45 नए मतदाताओं के बदला है समीकरण और इन कहीं ना कहीं 45 नए मतदाताओं से जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो प्रत्याशी हैं वो इस नए 45 वोटरों को शामिल होने से कहीं ना कहीं वे खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन वोटरों से उनकी भी उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ रही है ताकि जो वोट का प्रतिशत है उनके पाले में बढ़ता हुआ नजर आए। राज्य चुनाव आयोग ने इस दौरान सख्त निर्देश भी दिए हैं ताकि जो चुनावी प्रक्रिया है वो पारदर्शिता के साथ की जाए और किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े इस दौरान वोटरों को, खासकर क्योंकि जिस तरीके से वहां पर वोटर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत में 23 मार्च 2026 से मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, नाम शुद्धिकरण व जो मृत मतदाता है या निवास त्याग मतदाता उनका नाम काटने का अभियान राज्य सरकार द्वारा चुनावी आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। 40 मतदाताओं को जोड़ा गया था। अब 23 मार्च से लेके अब तक 5 मतदाता नए सम्मिलित किए गए हैं, बल्कि आज का दिन भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने और आक्षेप करने का है। अभी और मतदाता अगर आते हैं तो उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। अगर कोई नाम कटवाने के जाता है उनका नाम भी मतदाता सूची से काटा जाएगा जी। हमने ग्राम पंचायत क्षेत्र पे अपने आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत के ग्रुप के माध्यम से लोगों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए जागरूक किया है। वहीं अपराध की दुनिया में जब कोई शॉर्टकट से रईस बनने का जुनून उस पर सवार होता है तो वे फर्जी नंबर प्लेट और तमंचों की खौफनाक गलियों तक ले जाता है। सीतापुर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने जिस अंतर्राज्यीय गिरोह को दबोचा है वे महज चोरों की टोली नहीं बल्कि एक संगठित सिंडिकेट था। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने स्पष्ट रूप से बताया कि ये बदमाश मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक सक्रिय थे और ई रिक्शा से लेकर लग्जरी गाड़ियों की बैटरियां पार कर रहे थे। इनका तरीका बेहद शातिराना था। चोरी के बाद बैटरियों को तोड़कर उनकी कीमत बुरादा बेचना और अवैध हथियारों के दम पर पुलिस को चुनौती देना। 17 फरवरी और 5 मार्च को वारदातों को कबूल कर चुके इन अपराधियों की गिरफ्तारी ये साबित करती है कि खाकी की नज़र से बचना नामुमकिन है।
तो आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से लखनऊ तक लेकर के इनका सिंडिकेट जो था वो फैला हुआ था और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर करते थे रेकी। और इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दबो बरामद किए गए अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 14 गाड़ियों की बैटरियां चोरी करना इन सभी ने अपराधियों ने कबूला है। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का इस पर बयान आया है, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है, वे एक अलग तरीके की परिभाषा साबित करते हुए नजर आ रही है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरनगर से लेकर के लखनऊ तक इनका जो सिंडिकेट था वो फैला हुआ है और ये ई रिक्शा से लेकर के लग्जरी गाड़ियों तक में घूमते हुए नजर आए हैं। और आपको बता दें कि फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ये करते थे रेकी और कहीं ना कहीं पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस दौरान एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है और इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके इन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। आपको बता दें कि 14 गाड़ियों की बैटरियां चोरी करना इन्होंने कबूला है, इन अपराधियों ने कबूला है। और कार बैटरियां संग 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं और इन चारों बदमाशों ने अपना गुनाह कबूला है और मुजफ्फरनगर से लेकर के लखनऊ तक इनका नेटवर्क फैला था। इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है और फर्जी नंबर प्लेट लेकर ये रेकी करते थे। ये 4 जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, आपको बता दें कि इनके पास से भारी तादाद में अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। ये बैटरी चोरी की एक घटना यहाँ ठेप पे हुई थी कोतवाली नगर क्षेत्र में और दूसरी घटना मार्च में हुई थी जिसमें इनके द्वारा एक स्टीम कार और बैटरियां चोरी की गई थी। इस घटना के अनावरण में एसओजी और कोतवाली नगर की टीम द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया है और 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी की गई कार व बैटरियां बरामद हुई है और इनका चारों का आपराधिक इतिहास है जिनमें करीब 15 से अधिक मुकदमे चारों पर है। सर ये जो लोग गिरफ्तार किए गए इनका बैकग्राउंड सर आपराधिक है? हाँ, इन पे चारों पे मुकदमे लिखे हैं। एक पे 22 मुकदमे, एक पे 10 मुकदमे, दूसरे पे 12 मुकदमे। इस तरह से इनका एक आपराधिक इतिहास है और इनका गिरफ्तार होता है। हम अगली कार्रवाई में इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई करें। सर ये बैटरी चोरी करते थे, जहाँ बेचते थे उसका भी कुछ मिला जानकारी? उसके संबंध में जानकारी की जा रही है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग बैटरियां बेचते थे, एक जगह पे सारी बैटरियां नहीं बेची हुई हैं। इसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर अपराधी पकड़े गए हैं जनपद के? नहीं, जनपद के नहीं है, ये बाहर के अपराधी हैं और कुछ इनमें से लखनऊ में निवास कर रहे थे अस्थायी रूप से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।